नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मैथ वन के इस नए वीडियो में। ये वीडियो है लेक्चर 7.1 एंड एक्टिविटी 7.1 के बारे में। इसमें हम 7.1 लेक्चर के समरी को कवर करेंगे और साथ ही एक्टिविटी 7.1 को भी सॉल्व करेंगे। तो मैं ये बता दूं आपको कि ये जो लेक्चर है, ये अभी तक हमने जो भी फंक्शंस के बारे में पढ़ा, ये उसका एक रिवीजन टाइप है और इसके बाद कुछ अलग हम पढ़ने वाले हैं। इसलिए उससे पहले ये मैथ वन में जो भी हमने फंक्शंस के बारे में चीज़ें पढ़ी, उसका ये रिवीजन वीडियो समझ लीजिए है। ठीक है? तो इसमें क्या-क्या पॉइंट्स कवर होंगे? इसमें स्ट्रेट लाइन्स के बारे में हम बात करेंगे, इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे, पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करेंगे, फंक्शंस एंड एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक फंक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। ओके? तो चलिए, व्हाट इज ए फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल? गाइस, एक वेरिएबल का फंक्शन क्या होता है? हमने देखा था कि एक वेरिएबल का फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसमें हम सिर्फ एक वेरिएबल होता है। जैसे अगर x है तो सिर्फ x वेरिएबल है, कोई x या y दो वेरिएबल उसमें नहीं होते थे। तो x एज ए इनपुट काम करता था एंड हमें रिजल्ट में y या फंक्शन ऑफ x जो है आउटपुट मिलता था, जो कि x से ही मिलता था। तो हमारा वेरिएबल x था, y हमारा x पर डिपेंड था, इसलिए इसको फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल कहते हैं। जिसमें हम x को डोमेन कहते थे और y को कोडोमेन कहते थे। x एज ए इनपुट काम करता था एंड हमारा y जो था आउटपुट मिलता था, इसलिए इसको फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल कहा गया। ठीक है? तो रेंज जो होता है वो होता है सेट ऑफ x, फंक्शन ऑफ x सच दैट x बिलोंग्स टू कैपिटल X। मतलब रेंज जो है हमारा होता है जहाँ पर हमें फंक्शन की जो वैल्यू एक्स के वैल्यू जो हमारा फंक्शन की जो वैल्यू होल्ड करती है, वो सारा सेट जो है उसको रेंज कहते हैं। ओके। देन लीनियर फंक्शन क्या होता है? जिसका ग्राफ एक लाइन होता है उसको हम लीनियर फंक्शन कहते हैं। और ये लीनियर फंक्शन कुछ इस तरह से दिखता है। फंक्शन ऑफ एक्स जो होता है एम एक्स प्लस सी, ये हम इसको y कह लें तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। यहाँ पर ये एम एक्स और सी क्या है? x एंड y जो हो गया, इसके कोऑर्डिनेट होंगे x या फंक्शन ऑफ x कह लीजिए या y कह लीजिए। और m जो होता है ये इस लाइन का जो होता है स्लोप होता है। जैसे ये ग्राफ है लाइन का, तो यहाँ पे जो ये एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है ये थीटा एंगल है। तो यहाँ पे जो स्लोप होगा ये tan थीटा इसको बोलते हैं, राइज बाय रन। तो m जो होता है वो tan थीटा होता है, इसका स्लोप होता है। एंड c क्या होता है? अगर जहाँ पे आपका x जीरो हो जाता है, अगर x जीरो हो जाता है तो ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा। यानी कि c जो है वो y एक्सिस का जो है क्रॉस जहां से y एक्सिस को करेगा लाइन, वो c है ये, जहां पर x आपका जीरो हो जाएगा। x जीरो होने का मतलब कि वो पॉइंट हमारा y एक्सिस पे होगा। x जीरो होने का मतलब वो पॉइंट हमारा y एक्सिस पे होगा। तो y एक्सिस पे जो ये क्रॉस करेगी लाइन, तो वहां से यहाँ y की जो वैल्यू होगी ओरिजिन से उस पॉइंट तक, वो वैल्यू जो है वो c है। ओके। सो ग्राफ ऑफ द फंक्शन, लीनियर फंक्शन। नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन कैसे दिखता है? इसका जो ग्राफ होता है एक पैराबोला की तरह दिखता है। और फंक्शन का जो फंक्शन जो जिस तरह से दिखता है उसका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो है a इंटू एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सी। अगर हम इसको ओपन करें तो ए एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस सी होता है, जहाँ पर टू ए बी को सर ने बी प्राइम और इस पूरे कांस्टेंट पार्ट को सी प्राइम से रिप्लेस कर दिया। तो फंक्शन हमने जो स्टडी किया था वो इस तरीके से एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्राइम एक्स प्लस सी प्राइम या बी एक्स प्लस सी, ऐसे इस तरह फॉर्म में जो होता है इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक फंक्शन का। ये एक पैराबोला होता है इसका ग्राफ। तो इसमें यही है क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ एंड ये पैराबोला होता है। ओके। और ये जो लीनियर फंक्शन था हमारा गाइज, वो वन टू वन फंक्शन था। वहां पर x की एक वैल्यू के लिए आपको y की एक वैल्यू मिल रही थी। लेकिन ये जो पैराबोला है ये हमारा वन टू वन फंक्शन नहीं होगा। यहाँ पर x की एक वैल्यू के लिए
आपको x की 2 वैल्यू के लिए आपको y की एक वैल्यू मिलेगी। जैसे देखिए यहाँ पे जो है x की वैल्यू और इसी के पैरेलल जो है, अगर यहाँ पे देखें तो x की वैल्यू अलग अलग है। यहाँ पर x1 है, मान लीजिए यहाँ पर x2 है, लेकिन आपको जो है रिजल्ट जो है y पर एक ही मिल रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ये 1 to 1 फंक्शन नहीं है। दो x1 और x2 के लिए आपको y का आउटपुट सेम मिल रहा है, तो ये जो हम इसको 1 to 1 फंक्शन नहीं कहेंगे। ओके, यहीं पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, हमने दो चीज़ें के बारे में देखा था, एक हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, एक वर्टिकल लाइन टेस्ट। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फेल करता है, जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, वो अगर ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पर क्रॉस कर रहा है, यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फेल कर रहा है, तो अब ये 1 to 1 फंक्शन नहीं होगा। और वहीं वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है कि अगर वर्टिकल लाइन अगर हम एक ड्रॉ करें इस ग्राफ में, तो ये वर्टिकल लाइन टेस्ट पास हो जाएगा। बट अगर कहीं कोई ग्राफ है जो वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल हो रहा है, वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल होने का मतलब कि वर्टिकल लाइन हमारी उस ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, देन उस ग्राफ को हम फंक्शन नहीं बोल सकते। फंक्शन इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पर x की एक वैल्यू के लिए आपके दो आउटपुट आ रहा है। मतलब आप इनपुट एक दे रहे हो लेकिन आउटपुट दो तरह का आ रहा है, फिर वो फंक्शन नहीं कहा जाएगा। फिर वो क्योंकि वो उसका रिजल्ट फिक्स नहीं है ना, आप उसको इनपुट एक दे रहे हो, आउटपुट कभी कुछ अगर आए तो वो उसको हम फंक्शन नहीं कर सकते। हाँ, अगर अलग अलग इनपुट का एक आउटपुट आ रहा है तब वो चलेगा, जैसे कि यहाँ पे दो इनपुट का एक आउटपुट आ रहा है तो ये चलेगा, फंक्शन है। बट ये फंक्शन नहीं है, जहाँ पर वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल होगा वो फंक्शन नहीं कहा जाएगा। देन आता है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे होता है, देखिए, जिसमें आपको मल्टीपल टर्म्स होते हैं और x की पावर होती है और उसके कोफिशिएंट होते हैं। वो ए एन एक्स टू द पावर एन, ए एन माइनस वन, एक्स टू द पावर एन माइनस वन करते करते ए जीरो तक जाएगा। ओके, और पॉलिनोमियल फंक्शन का भी जो ग्राफ होता है वो कर्व होता है। कर्व का मतलब हम बिना पेन को उठाए हम वो लाइन को ड्रॉ कर सके, ऐसा होता है। और सारे जो है फंक्शन है वन वेरिएबल के, वो पॉलिनोमियल में आएंगे। लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, वो सब पॉलिनोमियल के पार्ट हैं। उसमें हम जो कोफिशिएंट है एंड एक्स की जो पावर है वो वेरी करेगी, ये 1 से लेकर के आगे कितनी भी हो सकती है पॉलिनोमियल फंक्शन में। देन हमने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है और लॉगरिदमिक फंक्शन क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो होता है जिसमें आपका जो a टू द पावर x के फॉर्म में हो, मतलब देयर इज समथिंग बेस एंड उसका जो हमारा x वाला पार्ट है, जो हमारा इनपुट वेरिएबल पार्ट है, वो उसके पावर के फॉर्म में है, a टू द पावर x है, इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x या y। तो इस तरह का जो फंक्शन होता है वो उसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ही जो इनवर्स फंक्शन होता है उसको हम लॉग फंक्शन की तरह जानते हैं। लॉग, अगर हम इसको लॉग में कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लॉग वाई बेस ए इज इक्वल टू एक्स। तो इसका जो इनवर्स फंक्शन है, जहाँ पर एक्स आपका, यहाँ पर एक्स जो है आपका रेंज हो गया एंड वाई आपका डोमेन हो जाता है, वाई आपका इनपुट हो जाता है और एक्स आपका आउटपुट हो जाता है, तो यही इसका इनवर्स फंक्शन है जो कि लॉग फंक्शन कहा जाता है। ओके, तो यहाँ पर जो इसके नेचर के बारे में हमने पढ़ा था, ये पढ़ा था कि ए हमारा जो होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 1 एंड एक्स जो है इसका, यहाँ पे एक्स को हम ले सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक ले सकते हैं। एक्स जो होगा हमारा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा एंड वाई जो होगा, वाई हमारा 0 से लेके इनफाइनाइट तक जाएगा, 0 से नीचे नहीं जाएगा। यानी किसी भी नंबर का जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो पावर लेंगे या कुछ लेंगे पावर के रूप में, तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो निगेटिव नहीं आएगा, वो 0 से ज़्यादा ही आएगा। तो ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके भी नेचर को हमने दो तरीके से जाना था। जब हमारा ए होता है 0 और 1 के बीच में, ए जो होगा अगर 0 और 1 के बीच में हो एंड व्हेन ए इज ग्रेटर देन 1, दो तरह का नेचर होता है। इसी तरह जब इसका हम जो इनवर्स फंक्शन लॉग फंक्शन है वो भी इसके लिए सेम क्राइटेरियाज हो जाएंगे।
यहाँ पे जो बेस है यहाँ पे भी वही बेस है a, तो a का वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। एंड हमारा जो y होना चाहिए यहाँ पे y का रेंज जो होगा वो 0 से लेके इनफाइनाइट तक होगा, और x जो यहाँ पे आउटपुट में आ रहा है, सो x इसकी रेंज जो होगी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होगी। तो इन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था, इसकी वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं ये सर ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे सर ने बताया है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसकी पावर में हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर जब -2 ले सकते हैं, +2 ले सकते हैं, तो इसकी कुछ वैल्यू होती है। लेकिन अगर हम जब √2 ले लेते हैं जो कि इर्रेशनल फंक्शन, जैसे रेशनल फंक्शन लेते हैं, जैसे अगर 4 की पावर 1/3 लेते हैं तो इसका मतलब होता है √3, √3 हो जाता है 4, ठीक है 3, ओके। एंड जब हम इरेशनल फंक्शन लेते हैं जो उसका वैल्यू फिक्स नहीं है, पावर √2 ले लेते हैं, तो हम क्या करना है यहाँ पे टेक ए रेशनल नंबर q विच अप्रोक्सीमेट √2 एज क्लोजली एज वी डिजायर। सो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं √2 को एक रैशनल नंबर से जो कि √2 के बराबर है, तो हम 2 की पावर q इस तरह से करके उसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। जब पाई है तो उसको पाई के नियर अबाउट वैल्यू जो होती है रैशनल नंबर में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे 2 के फॉर्म, 2 टू दी पावर पाई की वैल्यू जाएगी 22/7। वैसे रख के सॉल्व करेंगे। देन आता है एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिदमिक फंक्शन। इसको हम पढ़ ही रहे हैं, एक्सपोनेंशियल लॉगरिदमिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, उसका ग्राफ के बारे में यहाँ पे स्टडी है कि ये देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है y इक्वल टू 2 टू दी पावर x, और ये लॉगरिदमिक फंक्शन का ग्राफ है, दोनों बिल्कुल इनवर्स फंक्शन है, तो ये y इज इक्वल टू एक्स के सिमेट्री होते हैं, y इज इक्वल टू एक्स का मिरर होते हैं ग्राफ दोनों। यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है, तो ये इसका जो ग्राफ है वो माइनस इनफाइनाइट पर जाने पर ये 0 की तरफ जो है ये वो हो जाता है, एसिम्प्टोट हो जाता है, एंड इधर इंक्रीज होता है प्लस इनफाइनाइट की तरफ। इसी तरह लॉग का जो फंक्शन है ये y इज इक्वल टू 0 पे असिम्प्टोट हो जाता है, नहीं y नहीं, x इज इक्वल टू 0 पे असिम्प्टोट होता है, ये y इज इक्वल टू 0 पे असिम्प्टोट है, ये x इज इक्वल टू 0 पे असिम्प्टोट है, और इधर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। जहां पर ये लॉगरिदमिक फंक्शन एक बहुत ही फास्ट इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, एक सर्टेन वैल्यू के बाद ये बहुत तेजी से इंक्रीज होना शुरू होता है, वहीं पर लॉगरिदमिक फंक्शन भी इंक्रीजिंग फंक्शन है लेकिन बहुत ही स्लो इंक्रीजिंग होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का इनवर्स है, ओके। फिर आता है मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन। मोनोटोनिसिटी फंक्शन का मतलब कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। इसका क्या मतलब हुआ? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का मतलब ये हुआ कि अगर x की वैल्यू बढ़ रही है तो x f ऑफ x जो y की वैल्यू भी उसी हिसाब से बढ़ रही है, तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बोलेंगे। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग तब बोलेंगे जब x की वैल्यू बढ़ रही है उसी हिसाब से y की वैल्यू घट रही है, तो ये है इंक्रीजिंग फंक्शन और ये है डिक्रीजिंग फंक्शन। इसे आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब अलग अलग ग्राफ में थोड़ा कंपेयर करके बताया गया कि कौन ज़्यादा ग्रो कर रहा है कौन कम ग्रो कर रहा है। ये जो लाइन है वो y इज इक्वल टू एक्स की लाइन है, ये जो लाइन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर की लाइन है, ये जो लाइन है y इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x है, और ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, एंड ये लाइन है जो y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 4 है। तो यह एक लीनियर फंक्शन है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, y इज इक्वल टू 2 टू दी पावर x ओनली एक ये फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमारा जो वेरिएबल होगा वो पावर के फॉर्म में होगा, यहाँ सब वेरिएबल फिक्स है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एंड एक्स फोर पे वेरिएबल फिक्स है, वेरिएबल नहीं सॉरी पावर फिक्स है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, पावर फिक्स है। लेकिन एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमारा जो पावर है वो वेरिएबल है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, आप इसको एक मत समझ लेना, ये एक्स स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक हो गया, एक्स क्यूब आपका क्यूबिक फंक्शन हो गया, एक्स टू द पावर 4 आपका जो है 4 पावर वाला फंक्शन हो गया। लेकिन ये जो हमारा है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो
इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक्स टू दी पावर 4 ज़्यादा फास्ट इंक्रीज हो रहा है, एक्स टू दी पावर 3 उससे कम फास्ट इंक्रीज, और टू टू दी पावर एक्स जो है उससे कम फास्ट इंक्रीज है। ऐसा आपको लग रहा होगा इस ग्राफ में, क्योंकि यह एक छोटा सा ग्राफ सेक्शन दिया गया है। यहाँ पर आपका वैल्यू जो है वो 0 से लेके यहाँ पर 8 है एक्स की, और वाई की वैल्यू 0 से 80 तक हमने ली है। लेकिन जब इसी को आप एक बड़े स्केल पे देखोगे, जहाँ पर हमने इसका स्केल बढ़ा दिया है, यहाँ पर देखिए एक्स की रेंज जो है 60 तक ले ली गई है, और वाई की रेंज जो है 10 टू द पावर 5 तक लिया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए, तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है 2 टू द पावर एक्स, ये बहुत तेजी से इंक्रीज होता है। और यहाँ पर इस ग्राफ में आप क्लियरली पता चलेगा कि ये जो ग्राफ है 2 टू द पावर एक्स वाला, ये यहाँ के बाद जो है फट से इंक्रीज हो रहा है, बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है अदर कंपेयर टू अदर ग्राफ्स। ठीक है, तो यही समझाने की कोशिश है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बहुत ही फास्ट ग्रोइंग फंक्शन होता है। और इसी तरह स्लो ग्रोथ में आप देखोगे तो जो लॉगरिथमिक फंक्शन का राइज है वो बहुत ही स्लो है। y इक्वल टू एक्स का राइज यहाँ पे है, उसकी पावर 0.8 है, रूट एक्स की ये लाइन ये है। तो ये जो फंक्शंस हैं ये ग्रोइंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। वहीं पर कंपेयर टू दिस लॉग एक्स बेस 2 लेते हैं, अगर हमारा बेस 1 से ज़्यादा है तो इंक्रीजिंग होगा, और 1 से कम है तो डिक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पर x से ज़्यादा है, 2 है बेस, तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, लेकिन बहुत ही स्लो इंक्रीजिंग। ठीक है, इसके बाद आती है बात टेंजेंट लाइन की। टेंजेंट लाइन क्या होता है? टेंजेंट लाइन वो होता है ऐसी लाइन जो किसी भी हमारे ग्राफ को सिंगल पॉइंट पे टच करे। जैसे इस पॉइंट पर यहाँ पर सिंगल पॉइंट पे टच करती हुई जाएगी ये लाइन, तो इसको हम इस पॉइंट पर इस ग्राफ का टेंजेंट लाइन कहेंगे। इसके बारे में भी आगे के लेक्चर्स में हम स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पर ये समझिए कि टेंजेंट लाइन होती क्या है, जो किसी भी ग्राफ के किसी एक पॉइंट पे सिंगल पॉइंट पे टच करे उसको टेंजेंट लाइन कहते हैं। इसलिए ये भी एक ग्राफ है, यहाँ पर टच कर रही है लाइन, तो ये इस पॉइंट पर इसकी टेंजेंट लाइन है। ठीक है, ये इसके लिए यहाँ पे हो गया सेम चीज। तो ये चीजें थी 7.1 में। और चलिए अब हम चलते हैं इसकी एक्टिविटी क्वेश्चन पे। एक्टिविटी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, लेट्स सॉल्व द एक्टिविटी 7.1। ओके, सो यहाँ पे कुछ नोट लिखा गया कि हेयर इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड डज नॉट इंक्लूड जीरो। यहाँ पे अब इस एक्टिविटी में जब हम नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो वहाँ पे जीरो इंक्लूड नहीं होगा। फिर इंक्रीजिंग फंक्शन वो होगा जब नेक्स्ट टर्म जो है वो पहले वाले टर्म से बड़ा हो। एंड डिक्रीजिंग सीक्वेंस, सॉरी फंक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ सीक्वेंस की बात हो रही है, फंक्शन नहीं सीक्वेंस की बात हो रही है। जब नेक्स्ट टर्म जो होगा हमारा प्रीवियस टर्म से छोटा होगा उसको डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहेंगे, और यहाँ पर इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ओके ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग में रिप्रेजेंट ए फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर का फंक्शन कौन कौन सा हो सकता है। तो फिगर 1 में आप देख रहे हो, सिंपल देखने से पता चल रहा है कि अगर आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो वो लाइन ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पर क्रॉस करेगी। इसका मतलब हुआ कि वर्टिकल लाइन टेस्ट फेल हो रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन तो होगा ही नहीं, तो ये गलत हो गया। दूसरा जो है ये फंक्शन है क्वाड्रेटिक फंक्शन का, ये ग्राफ है। हम जानते हैं पैराबोला होता है, तो एक क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ है, वर्टिकल लाइन टेस्ट पास हो जाएगा, इसलिए ये होगा रियल नंबर टू रियल नंबर का फंक्शन। ये एक सिंगल लाइन का फंक्शन है, ये भी एक रियल नंबर टू रियल नंबर फंक्शन है, ये हम जानते हैं। और ये भी एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, तो एक्स क्यूब का है ये, तो ये हम भी जानते हैं कि ये भी एक पॉलिनोमियल ग्राफ है, रियल नंबर टू रियल नंबर का एक फंक्शन है। तो बी और सी और डी इसका सही ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्या होता है, जिसमें एक्स की कोई पावर नहीं होती, वो लीनियर फंक्शन होता है। तो पहला वाला है, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, जानते हैं ये नहीं होगा। ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये भी हम जानते हैं ये नहीं होगा। एक्चुअली ये कंपोजिट फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन उसके अंदर में क्वाड्रेटिक फंक्शन, तो एक कंपोजिट फंक्शन हो गया। ये एक सिंगल एक्स है, ये भी एक लीनियर फंक्शन में काउंट होगा। और ये एक्स का जो कोफिशियंट है ये 1/5 है, तो वो ये भी एक ये काउंट होगा लीनियर फंक्शन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसमें हमारा वेरिएबल सिंगल एक्स हो और उसकी जो पावर हो वो 2। पहला तो हो गया लीनियर फंक्शन,
ये नहीं होगा, इसका पावर 2 है तो ये होगा क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये लॉगरिदमिक फंक्शन माना जाएगा, इसके अंदर क्वाड्रेटिक फंक्शन जरूर है लेकिन ये बाहर से एक लॉगरिदमिक फंक्शन है तो इसको क्वाड्रेटिक में काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पर x की पावर 1 है इसलिए लीनियर फंक्शन होगा, क्वाड्रेटिक नहीं होगा। यहाँ पर x की पावर 2 है, कोफिशिएंट -1 है, उससे फर्क नहीं पड़ता, पावर 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट में कह रहा है कंसीडर द फंक्शन दिस देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। फंक्शन डिफाइंड कहाँ नहीं होगा, जहां पर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और अगर ये जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे फंक्शन डिसाइड नहीं होगा तो हम चेक करेंगे 0 कहाँ पे होगा। ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसका जो रूट होगा वही पर ये फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। तो हम निकाल लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसका जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा x माइनस 3 एंड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 3 एंड 2। तो x की दो वैल्यू 3 एंड 2 के लिए ये फंक्शन 0 हो रहा है, तो इन दोनों पॉइंट पे ये फंक्शन जो है हमारा नॉट डिफाइंड होगा। नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछ रहा है तो 2। ओके, 3 एंड 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमें फॉलोइंग कलेक्शन और सेट पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन सेट। सेट क्या होता है, जो एक डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शंस होता है उसको हम सेट कहते हैं। जैसे कह रहा है कलेक्शन ऑफ इरेशनल नंबर, तो हमें डिफाइंड है कि इरेशनल नंबर क्या होता है, तो उसका जो कलेक्शन होगा वो सेट होगा। कलेक्शन ऑफ रिच पीपल इन इंडिया, अब रिच पीपल डिफाइंड नहीं है कि रिच किसको बोलेंगे, कौन रिच, कितना रिच, इसलिए यह सेट नहीं कह सकते क्योंकि रिच पीपल की कोई डेफिनेशन फिक्स नहीं है। कलेक्शन ऑफ मूवीज डायरेक्टेड बाय ऋतुपर्णो घोष, ये बिल्कुल सेट कहा जाएगा, डिफाइंड है बिल्कुल ऑब्जेक्ट हमारा। कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय जॉर्ज ऑरवेल, ये भी एक डिफाइंड सेट है तो ये भी सेट कहा जाएगा, डिफाइंड कलेक्शन है। कलेक्शन ऑफ गुड एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, अब ये गुड एक्टर का और एक्ट्रेसेस का डिफिनेशन फिक्स नहीं है इसलिए हमारा सेट नहीं कहा जाएगा। कलेक्शन ऑफ गुड बैडमिंटन प्लेयर्स, यहाँ भी कोई डिफिनेशन फिक्स नहीं है, गुड बैडमिंटन प्लेयर्स किसको कहेंगे, इसलिए इसके भी कलेक्शन को हम सेट नहीं कह सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर ट्रू, या ट्रू है ऑल क्वाड्रेटिक फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन। हाँ, पॉलिनोमियल फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसमें क्वाड्रेटिक फंक्शन की वैल्यू फिट होगी, जहां पर n की वैल्यू हो जाएगी 2। ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन और क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये गलत, ये गलत है क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन में 2 की भी पावर आएगी, 3 की पावर आएगी, बहुत सारे कुछ आएंगे तो वो क्वाड्रेटिक नहीं हो सकता। ऑल लीनियर फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन ये सही है, हो सकता है, लेकिन ऑल क्वाड्रेटिक और लीनियर ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इस फिगर को देखिए और बताइए कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एबव ग्राफ, फाइंड द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। तो कितने स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट हैं आइए देखते हैं। कह रहा है इन द इंटरवल माइनस इनफाइनाइट टू 2 द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, माइनस इनफाइनाइट से लेके 2 तक इंक्रीजिंग फंक्शन है, यहाँ पर डिक्रीजिंग हो रहा है, यहाँ इंक्रीज हो रहा है, यहाँ डिक्रीज हो रहा है, यहाँ इंक्रीज हो रहा है, तो ये एक पॉइंट गलत हो गया। -2 से लेके 2 तक डिक्रीजिंग है, -2 से 2 तक भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों है, ये भी गलत हो गया। इन द इंटरवल -2 टू 0 द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, -2 से लेके 0 तक फंक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, वो फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये लाइन सही है। 0 से लेके 2 तक फंक्शन डिक्रीजिंग है, 0 से लेके 2 तक जो है फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा है, ये भी सही है। 0 से लेके इनफाइनाइट तक इंक्रीजिंग है, नहीं, जब 0 से 2 डिक्रीजिंग हो रहा है तो 0 से इनफाइनाइट इंक्रीजिंग कैसे हो जाएगा, ये गलत है। 2 से लेके 3 तक फंक्शन इंक्रीजिंग है, 2 से लेके 3 तक जो है फंक्शन इंक्रीजिंग है, साफ दिख रहा है, ये सही है। तो नंबर ऑफ करेक्ट पॉइंट्स हो गए 1, 2 एंड 3। ठीक है ना, करेक्ट स्टेटमेंट जो है 3 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि फॉलोइंग ग्राफ्स को देखिए, ग्राफ बना हुआ है, विच ऑफ द ऑप्शंस आर ट्रू, C1 C2 C3। Among these three curves, C1 is the fastest growth curve। फास्टेस्ट ग्रोथ किसका हो रहा है, एक सर्टेन पॉइंट के बाद हम देख रहे हैं C1 जो फर्स्ट से जल्दी राइज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू देखिए कम है इसलिए ये पहले दिख रहा है,
तो मतलब x कम वैल्यू, x की कम वैल्यू के लिए भी y की वैल्यू इसकी ज़्यादा आ रही है, सबकी बराबर आ रही है, इसलिए C1 जो है फास्टेस्ट ग्रोथ कर्व है। C2 गलत हो जाएगा, C3 गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है C1 इज ए फास्टर ग्रोइंग देन C2। C1 इज फास्टर ग्रोइंग देन C2, C1 तो सबसे ज़्यादा तेज है तो C1 फास्टर देन C2 हो जाएगा। C3 इज ए फास्टर ग्रोइंग देन C2, C3 तो सबसे स्लो है तो ये पॉइंट गलत होता है। C2 इज फास्टर ग्रोइंग देन C3, ये सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 9 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर ट्रू। एनी लीनियर फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन। नहीं, हमने थ्योरी पार्ट में देखा था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों होता है, तो ये गलत है। एनी क्वाड्रेटिक फंक्शन इज ऑलवेज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, गलत बात है, नहीं होता है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो सकता है। e टू द पावर x इज ऑलवेज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, यस, यह एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जहां बेस जो है दो 2 पॉइंट समथिंग है, 1 से ज्यादा है, तो ये ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ln x इज ऑलवेज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, हाँ ये भी होता है। log x बेस e, तो यहाँ पे हमारा जो बेस है एक से ज्यादा हो रहा है, e की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होती है, तो जब एक से ज्यादा वैल्यूज के लिए फंक्शन जो है लॉगरिथमिक फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो ये दोनों पॉइंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों, करेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट, नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। आइए देखते हैं। mx प्लस c इज एन वन फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर वेयर m इज एन आर्बिट्री नॉन जीरो इंटीगर। m हमारा स्लोप है और mx प्लस c जो होता है या इधर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एक लीनियर फंक्शन है, एक लाइन का फंक्शन है, और ये हमेशा 1 to 1 फंक्शन होगा। 1 to 1 फंक्शन मतलब वो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास करे, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो सिंगल पॉइंट पे क्रॉस करेगा, इसलिए ये 1 to 1 है। नेक्स्ट करा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज एन ऑन टू फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर वेयर बी एंड सी आर आर्बिट्री रियल नंबर। ओके, तो कह रहा है ये जो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन होता है ये ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन किसको बोलते हैं? ऑन टू फंक्शन वो बोलते हैं कि जहां पर हमारा रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर हो जाए। रेंज जो है कोडोमेन के बराबर हो जाए, मतलब हमारे रेंज की सारी वैल्यू हमें मिल जाए। तो अगर हम जानते हैं कि हम जो पैराबोला ड्रॉ करते हैं तो इसमें हमें y की हमारा जो रेंज होगा, जो कोडोमेन होगा, वो सारे पॉइंट्स जो हैं हम एक्सेस कर पाएंगे x के किसी न किसी पॉइंट से। तो जैसे ये y का पॉइंट है तो ये मैप है किसी x के पॉइंट से इससे और इससे, तो इसलिए हम इसको ऑन टू फंक्शन बोल सकते हैं क्योंकि वहां पर हमारा जो रेंज होता है उसके सारे पॉइंट को हम मैप कर पाएंगे x की कोई ना कोई वैल्यू के साथ। ठीक है, फिर कह रहा है कि ये पॉइंट भी सही होता है। 1/e⁻x इज एन अनबाउंडेड फंक्शन ऑन रियल नंबर। क्या ये अनबाउंडेड फंक्शन है? अनबाउंडेड फंक्शन का मतलब कि उसकी कहीं भी एक कंजर्व नहीं हो रही वैल्यू। तो हम यहाँ पर देखेंगे जैसे हमारा x जो है इनफाइनाइट की तरफ जाएगा वैसे e⁻x भी इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, और वहां पर हमारा जो फंक्शन की वैल्यू है जीरो की तरफ जाएगी, यानी कि ये जीरो पे बाउंडेड हो जाएगी। ओके, तो इसलिए हम इसको अनबाउंडेड नहीं बोल सकते, ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट कर रहा है कि जी ऑफ एक्स जो होगा 1/1 प्लस e⁻x गिवन बाइजेक्शन फ्रॉम 0 to 1। तो 0 to 1 की जो ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ होता है, e⁻x फंक्शन का ग्राफ होता है 0 to 1, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक यह एक 1 1 फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो ये अगर इंक्रीजिंग है 1 1 है तो 1/1 प्लस दिस फंक्शन की वैल्यू भी जो है इंक्रीजिंग होगी और 1 1 होगी और ऑन टू भी होगी। यहाँ तक हमें ऑन टू अभी वैल्यू मिलेगी, मतलब y की हर वैल्यू के लिए हमें x की एक वैल्यू मिलेगी। तो ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। तो 1 1 भी है और ऑन टू भी होगा, क्योंकि 1 1 और ऑन टू दोनों होगा, इसलिए बाइजेक्शन होगा, बाइजेक्टिव फंक्शन होगा इस रेंज में 0 to 1 फंक्शन, ये 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, हमें ये जो है बाइजेक्शन मिलेगा यहाँ। ठीक है, तो ये 3 स्टेटमेंट सही हैं। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फंक्शन x प्लस 1/x विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट। कह रहा है f इज एन इंजेक्टिव फंक्शन इफ द डोमेन रियल नंबर -0, तो क्या ये इंजेक्टिव फंक्शन होगा, यानी 1 1 फंक्शन होगा?
रियल नंबर से अगर 0 को हटा दे तो नहीं, क्योंकि अगर हम x की वैल्यू 4 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 प्लस 1/4, ठीक है, y मिलेगा। और हम x की वैल्यू 1/4 ले तो क्या मिलेगा, 1/4 प्लस 1/1/4 यानी कि 4। तो यहाँ भी हमें दोनों वैल्यू सेम मिल रही हैं, अलग अलग x के वैल्यू के लिए हमें y की सेम वैल्यू मिल रही है, तो यह इंजेक्टिव नहीं होगा, 1 to 1 नहीं होगा। अगर f इज एन इंजेक्टिव फंक्शन इफ द डोमेन ऑफ f इज नेचुरल नंबर, तो अगर हम नेचुरल नंबर लें, हमने क्या लिया था, या हमने वो नंबर ले लिया था, रैशनल नंबर ले लिया था, रैशनल नंबर ले लिया था, तो यहाँ पर ये नहीं हो रहा था। अगर हम नेचुरल नंबर ले, नेचुरल नंबर में बोला था जीरो इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि जीरो के साथ ये जो है अनडिफाइंड हो जाएगा 1/x, इसलिए जीरो इंक्लूड नहीं है इसमें। तो नेचुरल नंबर कहाँ से होता है, ये होता है 1 2 3 4। तो इन वैल्यूज के लिए ये 1 to 1 फंक्शन होगा, क्योंकि हम x की 1 वैल्यू रखेंगे तो y की एक वैल्यू आएगी, 2 रखेंगे तो अलग वैल्यू नहीं आएगी, सेम अलग वैल्यू आएगी, मतलब अलग इनपुट के लिए अलग आउटपुट आएगा, तो यह इंजेक्टिव फंक्शन होगा। इंजेक्टिव कह रहा है कि अगर हम रैशनल नंबर ले लें 0 हटा करके तो क्या इंजेक्टिव होगा, तो हमने देखा कि रैशनल नंबर के लिए इंजेक्टिव नहीं था, तो ये गलत है। फिर कह रहा है इंजेक्टिव होगा अगर हम इंटीजर वैल्यू ले लें, 0 उसमें से हटा दें तो। इंटीजर क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है, यानी कि सेम टाइप हो गया नेचुरल नंबर टाइप, लेकिन 0 हटा करके नेचुरल नंबर टाइप हो, लेकिन इसमें नेगेटिव वैल्यू भी इंक्लूडेड होंगी, तो नेगेटिव वैल्यू के लिए भी अलग वैल्यू देगा फंक्शन, तो यह भी 1 1 हो जाएगा। सरजेक्टिव होगा, कह रहा है कि एफ इज एन एंड को डोमेन एफ ऑफ एक्स इज रेशनल नंबर। तो अगर हम डोमेन उसमें इनपुट दें नेचुरल नंबर की और को डोमेन हमारा ये हो रैशनल नंबर, तो क्या सरजेक्टिव होगा, क्योंकि हम सारे रैशनल नंबर को इससे निकाल लेंगे नेचुरल नंबर से। मतलब अगर हमें 3/7 चाहिए, तो क्या हमें इसका कोई है ऑप्शन जो इस फंक्शन में x की वैल्यू पुट करके 3/7 आ जाए। अगर हम 7 रखेंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस 1/7, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50/7। तो हमें 3/7 कहाँ मिल रहा है, तो हम q से n में मैपिंग सारे नहीं कर पाएंगे, इसलिए सरजेक्टिव नहीं है। फिर कह रहा है सरजेक्टिव होगा अगर हमारा डोमेन हो जाए z, यानी निगेटिव साइड भी वैल्यू ले लिया है, ये इंटीगर है 0 हटा करके, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, तो कोडोमेन फिर बोल रहा है कि हमारा रैशनल नंबर हो, तो बात वही हो जाएगी, यहाँ पर निगेटिव वैल्यूज भी ले लिया है, तो निगेटिव वैल्यू लेने से भी हमें 3/7 नहीं मिलेगा, तो इसलिए भी हम क्यू को आल क्यू की मैपिंग इंटीगर से नहीं कर पाएंगे, इससे सरजेक्टिव गलत हो जाएगा ये ऑप्शन। तो केवल 2 ऑप्शन सही है, ये वाले और ये वाले। तो यहाँ पे ये एक्टिविटी खत्म होती है, और मैं आपको बहुत बहुत थैंक्स कहूँगा आपका यहाँ बना रहने के लिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, धन्यवाद।